नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और जनमंच में मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। जिंदगी में किसी मोड़ पर खुद को तन्हा ना समझना, जिंदगी में किसी मोड़ पर खुद को तन्हा ना समझना, साथ हूं मैं आपके खुद से जुदा ना समझना, उम्र भर आपसे दोस्ती करने का वादा किया है, उम्र भर आपसे दोस्ती करने का वादा किया है, अगर जिंदगी साथ ना दे तो हमें बेवफा ना समझना। कुछ ऐसा ही दोस्ताना इन दिनों देखने को मिल रहा है यूपी के दो सियासी दलों में। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के अखिलेश गुट के बीच सियासी गठबंधन के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। सुना था कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज होता है, लेकिन सियासत में भी सब कुछ जायज है, अगर ये कहें तो शायद गलत नहीं होगा। खबर है कि अब दोनों साथ मिलकर अपने विरोधियों को टक्कर देने की जुगत में हैं और अभी तक एक दूसरे पर आरोप लगाने वाले दो दल अब चुनाव से ठीक पहले हाथ मिलाने जा रहे हैं। क्या है इन सबके मायने और इस गठबंधन से किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा? और आप भी इस मुद्दे पर हमें अपनी राय दे सकते हैं और अपनी बेशकीमती राय आप हमें इस जनमंच में दे सकते हैं और हमारे इस खास कार्यक्रम जनमंच का आप भी हिस्सा बन सकते हैं। तो यूपी में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान तो महज कुछ दिन पहले ही हुआ है, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो विधानसभा चुनाव के लिए कुछ महीने पहले यानी गर्मियों से ही कमर कस चुकी थी। लेकिन जैसे जैसे सर्दियों का मौसम आता गया, कांग्रेस का जोश और जुनून भी ठंडा पड़ता गया। अब तो कांग्रेस को चुनावी नैया पार करने के लिए बस गठबंधन का ही एक सहारा नजर आ रहा है। खबर है कि कांग्रेस यूपी में अब समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के जरिए चुनाव मैदान में उतरेगी। अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस फिर किस मुंह से 27 साल यूपी बेहाल का नारा बुलंद कर पाएगी, यह बड़ा सवाल है। यूपी तैयार है लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व मनाने को। बस कुछ दिनों के बाद ही जनता ईवीएम की बटन दबाकर अपने अपने क्षेत्र के नेताओं के भाग्य का फैसला कर देगी। यूपी विधानसभा चुनाव में कोई भी दल खुद को किसी से कमतर नहीं समझ रहा है। क्या बीजेपी, क्या बीएसपी, क्या कांग्रेस और क्या समाजवादी पार्टी, बस सब यही दावा करते फिर रहे हैं कि अब की बार तो उन्हीं की सरकार बनने वाली है। इस सब के बीच सियासी हलकों में चर्चा गर्म है कि 27 साल से यूपी की सत्ता से दूर कांग्रेस अब समाजवादी पार्टी और आरएलडी के साथ गठबंधन का मन बना चुकी है। खबर यह भी है कि गठबंधन की सारी बातें और शर्तें भी तय हो चुकी हैं। सूत्रों के मुताबिक सत्ता में वापसी की खातिर पुरजोर कोशिश में लगे अखिलेश यादव गठबंधन के लिए राज्य की कुल 403 विधानसभा सीटों में से करीब 170 सीटें छोड़ सकते हैं। शुरुआत में कांग्रेस ने 140 और आरएलडी ने 50 सीटों की मांग रखी थी, लेकिन पर्दे के पीछे चल रही बातचीत के मुताबिक दोनों पार्टियां कुछ सीटें कम करने को भी राजी हैं। ऐसा माना जा रहा है कि सपा की ओर से छोड़ी गई सीटों पर उनके सहयोगी दल चुनाव लड़ सकते हैं। सपा पिछले कई दिन से गठबंधन की खातिर कांग्रेस आरएलडी के अलावा जेडीयू और पीस पार्टी से भी संपर्क में है। हालांकि ये पूरी तरह से साफ नहीं हो पाया है कि कांग्रेस कुल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी जल्द ही अपने उम्मीदवारों की लिस्ट अखिलेश यादव को सौंप सकते हैं। 2017 का विधानसभा चुनाव सपा और कांग्रेस एक साथ मिलकर लड़ना चाहते हैं। सीटों के बंटवारे के लिए दोनों दल अपनी लिस्ट तैयार कर रहे हैं। लिस्ट में दोनों दलों के जो भी कमजोर प्रत्याशी होंगे उन्हें चुनाव का टिकट नहीं दिया जाएगा, जिससे गठबंधन की जीत तय हो सके। गठबंधन पर लगभग सहमति बन चुकी है, लेकिन सपा में मची अंदरूनी कलह के चलते फिलहाल राहुल गांधी और अखिलेश यादव की मुलाकात टल गई है। खबर यह भी है कि अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को संदेश दिया है कि समाजवादी पार्टी के भीतर का फैसला चुनाव आयोग 13 जनवरी को करेगा।
इसलिए उस फैसले के बाद ही दोनों नेता मिलेंगे और गठबंधन को आगे बढ़ाएंगे। कुछ दिन पहले ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर ने कहा था कि कांग्रेस अकेले अपने दम पर 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सभी सीटों पर चुने हुए उम्मीदवार उतारने की तैयारी थी, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के एक और वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद गठबंधन की राजनीति के पक्ष में थे। लिहाजा गठबंधन पर बात आगे बढ़ गई और अब औपचारिक ऐलान होना बाकी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में भी सपा के साथ गठबंधन को लेकर अब दो गुट बन चुके हैं। कुछ नेता और कार्यकर्ता चाहते हैं कि कांग्रेस को मुलायम गुट के साथ समझौता करना चाहिए, जबकि दूसरे गुट का मानना है कि अखिलेश की साफ सुथरी छवि से कांग्रेस को फायदा हो सकता है। यूपी चुनाव में सपा के साथ गठबंधन को लेकर सबसे ज्यादा असमंजस में कांग्रेस के वो नेता हैं जो काफी वक्त से क्षेत्र में काम कर रहे थे और टिकट के दावेदारों में उनके नाम भी शामिल हैं। और पार्टी के इस फैसले से कहीं न कहीं उनकी उम्मीदों को भी धक्का लगा है। कांग्रेस और उसके नेताओं के साथ समस्या ये भी है कि वो जनादेश को समझ नहीं पा रहे हैं। 2013 के आखिर से लेकर अब तक जिस तरह से चुनावी नतीजे आए हैं, उसे मानने को वो तैयार नहीं है। शायद कांग्रेस आलाकमान को ये लगता है कि जनता की याददाश्त तो छोटी होती है, जिसका फायदा उठाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो यूपी तैयार है लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व मनाने के लिए और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक नया गठबंधन बनाती हुई नजर आ रही है, लेकिन उसमें भी अब पेंच फंस रहा है। समाजवादी पार्टी भी दो गुटों में बंटती हुई नजर आ रही है और अखिलेश यादव के साथ पंजे का जो साथ वो हो सकता है आगामी विधानसभा चुनाव में नजर आ सकता है। इस पूरे मसले पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ इंडिया वॉइस के एडिटर इन चीफ अनिरुद्ध सिंह जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या माना जाए कि अभी तो समाजवादी पार्टी के अंदर ही पार्टी दो फाड़ होती हुई नजर आ रही है, लेकिन उससे पहले ही यह साफ हो गया है कि अखिलेश यादव गुट के साथ कांग्रेस इंटरेस्टेड है गठबंधन करने के लिए। क्या लगता है कि चुनाव में इसका फायदा मिलेगा? देखिए अनूप, ये बात तो निश्चित है कि अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन होता है तो इसका फायदा समाजवादी पार्टी को यानी अखिलेश गुट को और कांग्रेस दोनों को मिलेगा। क्योंकि अखिलेश यादव लगातार ये बात कहते रहे हैं कि सरकार तो हम बनाने जा रहे हैं 2017 में, लेकिन अगर गठबंधन हो जाता है तो 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। यानी कहीं ना कहीं ये खिचड़ी आज नहीं पक रही है, ये खिचड़ी बहुत पहले से पक रही थी और इशारों में अखिलेश यादव ये बात कह रहे थे। कांग्रेस ने भी देखिए अभी तक अपने प्रत्याशी डिक्लेयर नहीं किए हैं। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि मंथन इस बात पर निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं चल रहा है कि गठबंधन होना चाहिए। लेकिन शुरुआती दिनों से अगर गर्मियों की बात करें तो लग रहा था कि कांग्रेस चर्चा में भी है। जिस तरीके से किसान यात्रा, खाट सभा, शीला दीक्षित को उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस ने अपना चेहरा बनाया, राज बब्बर को लेकर आई, प्रमोद तिवारी को बड़ी जिम्मेदारी, तो गर्मियों में तो लग रहा था कि हाँ कांग्रेस मूड में है, चर्चा में है विधानसभा चुनाव को लेकर। लेकिन ये सर्दियां आते आते कलह तो समाजवादी पार्टी में हो रही थी, लेकिन ये कमजोर कांग्रेस अपने आप को क्यों समझने लगी? देखिए अनूप, अगर आपको याद हो तो जो पीके हैं कांग्रेस के स्ट्रेटजी मेकर, वो उन्होंने लगभग पूरे उत्तर प्रदेश का भ्रमण किया और उन्होंने तमाम प्लान्स भी बनाए जिनका जिक्र आप बता रहे हैं। तो उसके जरिए कहीं ना कहीं ये फीडबैक मिल चुका है कांग्रेस को और पीके दोनों को कि कांग्रेस अकेले दम पर बहुत ज्यादा सीटें नहीं पा सकती है, उसकी स्थिति बहुत मजबूत नहीं है। और ऐसे में बिहार का फार्मूला पीके यहां पर भी लागू करना चाहते हैं। कांग्रेस के जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं और जो क्षेत्र की राजनीति करते हैं, वो ये बात लगातार कह रहे हैं कि कांग्रेस को किसी न किसी सूरत में सत्ता में प्रवेश करना चाहिए, वो चाहे जिसके सहारे प्रवेश करे। जिस तरीके से बिहार में नीतीश कुमार और लालू के साथ मिलकर कांग्रेस ने सत्ता में भागीदारी की है, बिल्कुल। लेकिन अनिरुद्ध जी, बिहार में कांग्रेस की कोई बहुत अच्छी स्थिति अब बची नहीं है। ठीक है, सरकार में कांग्रेस जरूर शामिल हो गई, लेकिन जो कांग्रेस का अपना वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं और ज्यादा सिकुड़ता जा रहा है। क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से गर्मियों में 403 विधानसभा सीटों पर ताल ठोकने का कांग्रेस दावा कर रही थी, तो जो पुराने नेता हैं जो तैयारी कर रहे थे विधानसभा चुनाव की, और अब ऐसे में गठबंधन की जो सुगबुगाहट आ रही, जो खबरें छनकर सामने आ रही हैं, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं गुटबाजी का जो सामना है वो कांग्रेस को भी करना पड़ेगा अंदर खाने?
देखिए, गुटबाजी तो हर राजनीतिक दल में होती है, लेकिन राजनीति केवल होती है केवल और केवल सत्ता के लिए। कांग्रेस को ये पता है कि यूपी में पिछले 27 साल से सत्ता से बाहर है, जिसका नुकसान उसको उठाना पड़ रहा है। धीरे धीरे जो उसका संगठन है यूपी में वो कमजोर होता जा रहा है। और देखिए, कांग्रेस को आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल भी जनाधार उसका यूपी में नहीं है। बहुत ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। अगर 2009 के लोकसभा चुनाव के लिए अगर आप जाएंगे तो 22 सीटें जो है कांग्रेस यहाँ पर सांसद चुनकर आई थी उसकी। तो ऐसा नहीं कि उसका जनाधार एकदम खत्म हो चुका है। यूपी में उसका संगठन है, जनाधार है। अगर बिल्कुल, लेकिन 27 साल यूपी बेहाल का नारा जो गर्मियों तक था वो सर्दियों में आते आते कहां सिमट गया, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। मथुरा से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, शिवराज। शिवराज, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस के जनमंच में। क्या राय है आपकी नए सियासी समीकरण पर, जिसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का अखिलेश गुट एक होते हुए नजर आ रहे हैं? जी, बड़ा सुंदर निर्णय माननीय अखिलेश जी ने और राहुल जी ने लिया है, और तीनों का गठबंधन होता है। तो इससे अच्छा बीजेपी वाला हटाने के लिए कुछ नहीं हो सकता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिवराज सिंह, आपने अपनी बात रखी है। मथुरा से दर्शक जुड़े थे जो अपनी बात रख रहे थे, और इनका ये कहना है कि अगर ये गठबंधन होता है तो ये गठबंधन दोनों के लिए अच्छा होगा। ये बात तो समझ में आती है अनिरुद्ध जी की अगर गठबंधन होगा तो निश्चित तौर पर फायदा अखिलेश गुट को भी होगा, फायदा कांग्रेस को भी होगा। लेकिन जो और छोटे छोटे दल हैं, आरएलडी की भी बात हो रही कि आरएलडी भी इस गठबंधन का हिस्सा हो सकता है, पीस पार्टी से भी बात की जा रही, पीस पार्टी भी इस गठबंधन का हिस्सा हो सकता है। क्या लगता है कि ये एक बड़ा अलायंस बनाने की तैयारी में है अखिलेश यादव और राहुल गांधी इस बार मिशन 2017 को फतेह करने के लिए? देखिए, ये जो पूरा गठबंधन है उसका अगर मुख्य उद्देश्य देखें तो अल्पसंख्यक वोटों के बिखराव को रोकना है। समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश गुट को ये बात समझ में आ रही है कि अगर समाजवादी पार्टी में टूट होती है और मुलायम सिंह अलग हटते हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक मतदाताओं का जो रुझान है वो बीएसपी की तरफ जा सकता है। ऐसे में अगर इस बिखराव को रोका जा सकता है तो वो केवल कांग्रेस के सहारे रोका जा सकता है। और अगर कांग्रेस साथ में आ जाती है तो इतना जरूर है कि इस गठबंधन को फायदा होगा। और अगर आरएलडी भी साथ में आ जाती है तो पश्चिमी यूपी और का जो जाट वोट बैंक है वो इनके साथ में आ जाएगा। तो यानी कुल मिलाकर अगर आप देखें तो मुस्लिम यादव जाट ये जो पूरा समीकरण है ये जब बनेगा तो कहीं ना कहीं ऐसा समझ में आ रहा होगा कांग्रेस या समाजवादी पार्टी अखिलेश गुट के रणनीतिकारों को कि एक जिताऊ समीकरण बन सकता है। इसके अलावा लेकिन अनिरुद्ध जी, जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव ने जो तेवर दिखाए और कल चुनाव आयोग पर नजरें टिकी हुई हैं कि चुनाव आयोग क्या फैसला करता है, अगर चुनाव चिन्ह बंट जाता है, साइकिल फ्रीज हो जाती है, अखिलेश यादव अलग और मुलायम सिंह यादव अलग चुनाव मैदान में जाते, तब स्थिति क्या होगी इस गठबंधन की जो कांग्रेस के साथ अखिलेश यादव बनाना चाह रहे हैं? देखिए, जहां तक गठबंधन के जो सूरत हाल हैं और जो कांग्रेस के नेताओं का फीडबैक है, मेरी तमाम ऐसे लोगों से बातचीत हुई है कांग्रेस में जो कि कांग्रेस का टिकट मांग रहे हैं। उनको अंदर अंदर इस बात का फीडबैक दे दिया गया है कि उनकी सीट कांग्रेस के खाते में है या समाजवादी पार्टी के खाते में है, यानी अखिलेश गुट के खाते में है। और इसी हिसाब से उन्होंने अपना माइंडसेट तय कर लिया है। इसके बाद जो आपने सवाल पूछा कि अगर मुलायम सिंह यादव और दोनों का अखिलेश का गुट अलग अलग हो जाता है तो इसका सूरत हाल क्या होगा। एक बात बिल्कुल तय है कि कांग्रेस पहले से ही ये तय कर चुकी है कि वो सिर्फ अखिलेश यादव के चेहरे के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार हैं जी, न कि मुलायम सिंह यादव के चेहरे पर। और अगर अखिलेश यादव गुट अलग होता है और मुलायम सिंह अलग होते हैं तो निश्चित तौर पर कांग्रेस का जो गठबंधन है वो अखिलेश यादव गुट के साथ ही रहेगा। बिल्कुल। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए कानपुर से, दिनेश। दिनेश, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस के जनमंच में। क्या राय है आपकी इस नए सियासी समीकरण पर जिसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का अखिलेश गुट एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत आगामी विधानसभा चुनाव में उतर रहे हैं? जी हाँ, मैंने ये कहा अभी 2.5 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, तब उनको यूपी याद नहीं आया। 2.5 साल पहले कांग्रेस सरकार थी, राहुल उसमें तो मेन मुखिया थे, रिमोट से चला रहे थे प्रधानमंत्री को, तब यूपी याद नहीं आया। आज अखिलेश को और मुलायम को लेकर के तब यूपी याद आया, तब यूपी की जनता खुशहाल थी। आज उनको याद आया कि यूपी बिहार 27 साल। अरे तो 10 साल आपने केंद्र में सरकार चलाई, तब आपको कुछ नहीं समझ में आया था क्या? तब आप अमेठी से सांसद नहीं थे कि आपकी माता जी यूपी नहीं जानती थी? तब यूपी का विकास याद नहीं आया?
बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी, आप बहुत ही आक्रामक तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन अनिरुद्ध जी, अगर दिनेश जो कि अभी कॉलर जुड़े थे कानपुर से, इनकी बात को ही अगर थोड़ा आगे बढ़ाएं तो अभी गर्मियों में तो यूपी में नारा दे रही थी कांग्रेस, और ये भी प्रशांत किशोर का ही नारा था, 27 साल यूपी बेहाल। अब कैसे चुनाव में उतरा जाएगा? आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को और भारतीय राजनीति को बहुत बारीकी से समझते हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या ये राजनेताओं के लिए, राजनीतिक दलों के लिए बहुत आसान होता है क्या नारों को भुला देना? अभी जो बीते दिनों नारा था और अब बिल्कुल बदल के कि नहीं, अखिलेश यादव ही उत्तर प्रदेश में अच्छा काम कर रहे हैं और इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। देखिए अनूप, राजनीति में जो दिखता है अक्सर वो होता नहीं है। अगर आप पूरे 10 साल का यूपीए का कार्यकाल देखें तो समाजवादी पार्टी ने यूपीए की सरकार को समर्थन दिया, बाहर से समर्थन देते रहे। अगर 2004 से 2009 तक के कार्यकाल को देखें तो 36 सांसद लेकर के भी समाजवादी पार्टी केंद्र की सत्ता से बाहर रही, लेकिन समर्थन वो कांग्रेस को देती समर्थन तो बीएसपी भी दे रही थी बाहर से, और इसी तरीके से 2009 के बाद भी लोग समर्थन देते रहे। लेकिन जब बात विरोध की आती थी तो यूपी में विरोध करते हैं कांग्रेस वाले, कहते हैं कि कानून व्यवस्था का राज नहीं है, विकास कार्य नहीं हो रहा है, अखिलेश यादव पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं, 5-5 मुख्यमंत्री हैं। तो यानी ये विरोध तो राजनीति में दिखाया जाता है लोगों को, लेकिन अंदर खाने क्या पक रहा है किसी को नहीं पता होता। जहां तक बात आपने कही कि ये नारे भुला दिए जाते हैं, ये जनता को केवल बताने के लिए होते हैं, तो अच्छे दिन आएंगे। और 15 लाख का वादा किया था नरेंद्र मोदी ने कि खातों में पहुंचेंगे। जब लोगों ने पूछना शुरू किया कि जो चुनावी वादा था आपका, वो उस चुनावी वादे को पूरा क्यों नहीं किया आपने, तो कहा गया कि एक जुमला था। तो यानी सबको पता है कि जनता समय के साथ साथ पुराने मुद्दों को भुलाती चली जाती है और नए मुद्दों के साथ में जुड़ जाती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आज सबको याद है कि समाजवादी पार्टी के घर में क्या चल रहा है, वहां गृह कलह मची हुई है, अखिलेश और मुलायम क्या कर रहे हैं, इसकी याद सबको है, सब लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं जी। किसी को इस बात की याद नहीं है कि 3 महीने पहले जो कानून व्यवस्था को लेकर के हमला किया जा रहा था, अखिलेश यादव पे सवाल उठाए जा रहे थे, वो सारे मुद्दे कहां चले गए? यही बड़ा सवाल है कि जब से समाजवादी पार्टी के अंदर की जो अंतर्कलह है वो जब से बाहर आई है, निकलकर सड़क पर आ गई है, तब से जो उत्तर प्रदेश के मुख्य मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं पीछे छूट गए, उन्हें कमोवेश भुला दिया गया है। लेकिन जिस मुस्लिम वोट बैंक के ध्रुवीकरण की बात हो रही है इसमें अनिरुद्ध जी, और उसको लेकर जो एक ये मंच बनाया जा रहा है, क्या लगता है कि बीएसपी को क्यों फायदा नहीं होगा समाजवादी पार्टी के इस टकराव का, और बीएसपी को क्यों फायदा नहीं होगा इन सबके एक साथ जुड़ने से? बीएसपी को हम इतना नजरअंदाज करके क्यों देखें? देखिए अनूप, जो मुझे राजनीतिक समझ है और जितना मैं समझता हूं, अगर हम अल्पसंख्यक वोटों की बात करें तो कभी कांग्रेस का सबसे मजबूत वोटर हुआ करता था। जब कांग्रेस कमजोर हुई तो ये समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में बटा, लेकिन ज्यादातर जो देखें तो अल्पसंख्यक वोटों का जो लगाव है वो समाजवादी पार्टी के साथ में रहा। लेकिन मायावती ने इस बार समीकरण अपना भी बदला है। इस बार मायावती भी दलित और मुस्लिम का जो सोशल इंजीनियरिंग कर रही हैं, आप उनके कैंडिडेट्स देखेंगे तो मुस्लिम उम्मीदवार अच्छी संख्या में मायावती ने इस बार उतारे, तो क्यों फायदा नहीं होगा बीएसपी को, ये हम आपसे समझना चाहते हैं। मैं वही समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूं। 2014 के जब परिणाम आए थे लोकसभा चुनाव में, तो उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से एक भी मुस्लिम सांसद चुन करके नहीं गया है। आप इस बात की जरा कल्पना करिए। लेकिन इसे तो 2014 के लोकसभा चुनाव को तो अनिरुद्ध जी हम मोदी की लहर के तौर पर भी देखते हैं, और बीजेपी ने कैंडिडेट ही मुस्लिम खड़ा नहीं किया था अपने उत्तर प्रदेश में, तो आखिर वो जीतते कहां? और लहर चूंकि बीजेपी की थी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं हरिद्वार से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या राय है आपकी इंडिया वॉइस के जनमंच पे? आप क्या राय रखना चाहते हैं? आज मुद्दा समाजवादी पार्टी का है और गठबंधन कांग्रेस से होने जा रहा है। जी हेलो जी मैं कहना चाह रहा हूँ कि अब कांग्रेस के पास कुछ है नहीं है, तो अब ये बैसाखी के सहारे जो है माननीय अखिलेश जी का सहारा लेके जो है यूपी में अपनी जो हाजिरी लगाना चाह रहे हैं, क्योंकि इनका सफाया हो चुका है कांग्रेस का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हरीश कुमार, आपने अपनी बात रखी और आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस दरअसल कमजोर पड़ती जा रही है और इसलिए अब उसे गठबंधन की जरूरत महसूस हो रही है। क्या वाकई अनिरुद्ध जी मसला यही है? क्योंकि कांग्रेस जिस तरीके से बिहार में तीसरे दर्जे की पार्टी हो गई, चौथे दर्जे की पार्टी हो गई, क्या उसी तरीके से अब उत्तर प्रदेश में भी
कांग्रेस को अब समझ में आने लगा है कि हमारी जो स्थिति है वो सीधे फाइट करने की नहीं है, इसलिए हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी पार्टी से गठबंधन करना पड़ेगा। पहले बीएसपी में जगह तलाशी गई, लेकिन वहां से जब नहीं बात बनी, उसके बाद अब समाजवादी पार्टी। अब बिल्कुल देखिए, कांग्रेस को अपनी पोजीशन क्लियर है, उसे पता है कि वो ऐसी स्थिति में नहीं है कि अकेले दम पर बहुमत की सरकार बना ले या वो डिसाइडिंग फैक्टर बन पाए। इसीलिए वो गठबंधन के सारे उत्तर प्रदेश में अपनी जड़ों को फिर से वो रिवाइव करना चाहती है। देखिए, मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि इसलिए मुस्लिम कोई भी सांसद नहीं पहुंचा पार्लियामेंट में, क्योंकि मुस्लिम मतदाताओं का जो बिखराव है वो समाजवादी पार्टी में, बहुजन समाज पार्टी में, कांग्रेस में हो गया। और सिर्फ यूपी की बात नहीं है, जहां लोकसभा में करीब 60 से 65 जी मुस्लिम सांसद हुआ करते थे, आज मुझे एग्जैक्ट संख्या नहीं पता, लेकिन शायद 16 या 17 के आसपास है। तो ये लोकसभा चुनाव के दौरान मुस्लिम मतदाताओं ने ये इस बात को समझ लिया, बहुत संक्षेप में समझे तो जो बिखराव है मुस्लिम वोट बैंक का वो न हो, और इस बार इसलिए भी इसका फायदा समाजवादी पार्टी के अखिलेश गुट, कांग्रेस और आरएलडी, अगर ये गठबंधन बनता है तब उसे मिल सकता है। एक कॉलर हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए, रेहान, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस के जनमंच में। क्या राय है आपकी? जी, हमारी यही राय है कि अगर इन दोनों का गठबंधन होता है तो 250 से ऊपर की सीट मिलना चाहिए इन लोगों को। अगर आरएलडी से भी हो जाता है तो 300 सीटें गठबंधन जीत करके आएगा, महागठबंधन बनेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रेहान, आपने अपनी बात रखी। और आपको ऐसा लगता है कि अगर ये गठबंधन होता है तो फायदा कांग्रेस को भी होगा, फायदा समाजवादी पार्टी के अखिलेश गुट को भी होगा। लेकिन इन सबके बीच अनिरुद्ध जी, जो आरएलडी खड़ी है, आरएलडी की भी क्या वाकई मजबूरी है? जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में एक भी सीट आरएलडी को नहीं मिली, खुद अपनी सीट भी बागपत से अजीत सिंह हार गए, क्या लगता है कि उनकी भी मजबूरी है, एक गठबंधन जरूरी है? देखिए, आरएलडी के लिए इस समय करो या मरो का प्रश्न है, और इसलिए है क्योंकि 2014 के इलेक्शन में वो जिस तरीके से हार हुई है, उसके बाद से आरएलडी अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है। चौधरी अजीत सिंह खुद अपनी सीट हार गए, और अगर अब वो सीटें जीत करके नहीं आते हैं पश्चिमी यूपी से, जो कि उनका गढ़ माना जाता है, तो निश्चित तौर पर आरएलडी के लिए राजनीतिक तौर पर ये बहुत बड़ी हार होगी। बहुत, और ये करो या मरो की स्थिति है, अब यहां पर अपने आप को साबित करना है। जालौन से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, कुलदीप, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस के जनमंच में। क्या राय है आपकी? समाजवादी पार्टी एक नया गठबंधन बना रही है, अखिलेश गुट एक नया गठबंधन बना रहा है कांग्रेस के साथ। सर, ऐसा है कि समाजवादी पार्टी से जब भी सत्ता में आती है तो ये कानून व्यवस्था को क्यों सर मतलब अपने कब्जे में कर लेती है? सर तो ये बताइए, 4.5 साल में इन्होंने तो कुछ किया नहीं है। अब ये गठबंधन करके कैसा उल्लू सीधा अपना कर रहे के चक्कर में फिर सत्ता में आएंगे, फिर गुंडागिरी परंपरा आएगी। सर जब उन्होंने काम अच्छा किया है तो फिर दूसरों का सहारा क्यों ले रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप, आपका ऐसा मानना है कि खुद अखिलेश यादव को अपने दम पर आगे आना चाहिए। आखिर गठबंधन का सहारा अखिलेश यादव क्यों ले रहे हैं? लेकिन ये दरअसल गठबंधन मजबूरी है, मजबूरी समाजवादी पार्टी के अखिलेश गुट की भी है, मजबूरी कांग्रेस की भी है, और मजबूरी कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लोकदल की है। इसलिए गठबंधन मजबूरी है, शायद इसलिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिल वक्त जरूरी है। रुक रहे हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार होंगे फौरन हाजिर। आप हमें फोन कॉल करते रहिए, देखते रहिए जनमंच। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका जनमंच में। आज मुद्दा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच पक रही सियासी खिचड़ी को लेकर है, और क्या विधानसभा चुनाव में ये गठबंधन होगा सुगबुगाहट, इसी तरीके की खबरें इसी तरीके की सामने आ रही। और इस चुनावी गठबंधन को लेकर कांग्रेस और सपा के नेता क्या सोचते हैं, इस मुद्दे पर क्या है उन नेताओं की राय, सुनिए जरा। बंटवारा तो मुख्यमंत्री और नेता लोग करेंगे पार्टी, लेकिन प्रचार प्रसार जो होगा, एक तरफ से राहुल गांधी और अखिलेश जी प्रचार करेंगे, दूसरी तरफ प्रियंका डिम्पल का प्रचार होगा, और प्रचार रोचक होगा। अखिलेश जी सरकार बनाएंगे, मुख्यमंत्री दोबारा बनेंगे, ऐसा मतलब पूरे क्षेत्र। अभी तक ऐसी हमारे पास कोई जानकारी नहीं है कि हमारा कोई गठबंधन भी हो रहा है। हमारा गठबंधन तो जनता से है, जनता से गठबंधन है, जनता हमारे साथ है। हम उत्तर प्रदेश की 403 सीटें अपने दम पे लड़ रहे हैं, और अपने दम पे लड़ के इस प्रदेश में सरकार बना रहे हैं। तो अब से कुछ महीनों पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों दावा कर रहे थे कि सबसे ज्यादा सीटें
हम जीतेंगे और उत्तर प्रदेश की सत्ता हमारे हाथ होगी। लेकिन अब गठबंधन की सुगबुगाहट है और गठबंधन की इन खबरों के बीच सवाल यह है कि अखिलेश को कांग्रेस से गठबंधन का फायदा कितना मिलेगा और गठबंधन हुआ तो कांग्रेस को कितना फायदा मिलेगा। अनिरुद्ध जी, सवाल तो वही है ना कि आखिर इस गठबंधन से मुनाफे में कौन रहेगा, या ये मान लें कि दरअसल ये गठबंधन इन दोनों के लिए जरूरी है। लेकिन इन सबके बीच एक सवाल यह भी है कि प्रियंका गांधी, जो अब तक उत्तर प्रदेश के चुनाव में या देश के चुनाव में खुद को उन्होंने सिर्फ 2 ही संसदीय क्षेत्र तक सीमित रखा था, अमेठी और रायबरेली, लेकिन इस बार वो उस सीमा को लांघ रही हैं और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए वो आ रही हैं। लेकिन इस बार जब गठबंधन हो रहा है कांग्रेस का समाजवादी पार्टी के साथ, तो मंच साझा करेंगी डिंपल यादव, खबरें ये भी हैं। हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने अनूप उठाया है। कांग्रेस में अभी तक प्रियंका गांधी की जो भूमिका होती थी बहुत ही पर्दे के पीछे रहती थी और अमेठी रायबरेली तक सीमित रहती थी। लेकिन ये माना जा रहा है और जो सोर्सेज हैं बता रहे हैं कि जो समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश गुट के साथ जो गठबंधन की जो पूरी तस्वीर तैयार की जा रही है उसमें बहुत बड़ा रोल प्रियंका गांधी का है। और अगर ये गठबंधन होता है तो निश्चित तौर पर प्रियंका गांधी फील्ड में निकल करके बाहर आएंगी और मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो प्रचार प्रसार में स्टेज भी साझा करेंगी। दूसरी ओर डिंपल ने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। डिंपल और प्रियंका की ये जोड़ी है, यही असली सूत्रधार है इस पूरे गठबंधन की। तो निश्चित तौर पर अगर ये दोनों ही चेहरे अगर मंच पर आते हैं और अपील करते हैं, बिल्कुल, तो उसका एक असर उसका देखने को मिलेगा। बिल्कुल असर भी देखने को मिलेगा और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये अखिलेश के लिए एक भावनात्मक लहर पैदा करने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल। बलिया से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, संदीप। संदीप, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस के जनमंच में। क्या राय है आपकी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच पक रही गठबंधन की इस खिचड़ी पर? जी सर, ऐसा है कि अगर कांग्रेस के साथ एसपी की गठबंधन हो रहा है तो इसको 6% वोट का लाभ हो जा रहा है सर। और मायावती जो है अगले 2012 में 25% पाई थी और सपा जो 28% वोट पाया था सर। इसमें 3% वोट का जो है मार्जिन होने से सपा को 144 सीट का लाभ मिला था सर। तो इसे 6% लाभ होने से हमको तो ये लगता है कि सपा और कांग्रेस गठबंधन फायदे में रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप, आपने अपनी बात रखी। अनिरुद्ध जी, सवाल तो यही है कि वाकई क्या ये गठबंधन फायदे में रहेगा, लेकिन इन सबके बीच हम बीएसपी या फिर बीजेपी, जो कि अब पहले से अधिक ऊर्जा में नजर आ रही है और कहीं ना कहीं 2014 में जिस तरीके से जो सीटें लोकसभा की जीती हैं, 72-73 सीटें जो बीजेपी को मिली हैं गठबंधन में, एक लवरेज है उत्साह से। क्या लगता है कि ये गठबंधन कितनी चुनौती साबित होगा बीएसपी और बीजेपी के लिए? देखिए, सबसे ज्यादा अगर कोई तैयार है इन चुनावों के लिए तो वो बहुजन समाज पार्टी है। उसका संगठन तैयार है, उसके पदाधिकारी तैयार हैं, उसके सभी सीटों पर प्रत्याशियों की सूची जारी की जा चुकी है। उनके जो जितने भी प्रत्याशी डिक्लेयर्ड हैं वो सारे लोग फील्ड में जाकर के मेहनत कर रहे हैं, चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं। तो निश्चित तौर पर तैयारी के तौर पर देखा जाए तो बीएसपी सबसे आगे दिखाई दे रही है। बीजेपी की जहां तक बात है तो प्रचार प्रसार तो उनका दिख रहा है, चर्चाएं तो उनकी दिख रही है, लेकिन मुझे शायद ऐसा लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा गुटबाजी के चलते या कुछ अन्य कारणों के चलते या वो कांग्रेस की स्थिति को देखना चाहते हैं, तो शायद प्रत्याशियों के स्तर पर अभी उनकी तैयारी पूरी नहीं है। और तैयारी के लिहाज से अगर हम बात करें तो बीएसपी अभी सबसे आगे खड़ी नजर आती, क्योंकि बीएसपी ने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार की जो लिस्ट है वो जारी कर दी है। वाराणसी से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, ओमकार। ओमकार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस के जनमंच में। क्या राय है आपकी? हेलो, नमस्कार भाई साहब। जी नमस्कार। हाँ, मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ कि जैसे जो एक गठबंधन हो रहा है सपा और कांग्रेस का, इससे सपा का भारी नुकसान होगा। जिन सीटों पे कांग्रेस लड़ेगी जो है उन सारी सीटों पे बीजेपी जो है क्लीन स्वीप कर जाएगी, क्योंकि कांग्रेस के साथ कांग्रेस को लेकर के जो कांग्रेस के समय में भ्रष्टाचार हुआ था उसको लेकर के अभी भी जनमानस के अंदर उसको लेकर के बहुत ज्यादा जो है अभी लोगों के अंदर उत्तेजना है, वो बातें लोग भूले नहीं है। एक चीज। और दूसरी चीज, जैसे जो बात होती है जैसे कि प्रियंका गांधी को लेकर प्रियंका गांधी प्रचार करेंगे, अब वो प्रचार वाला जमाना गया। प्रियंका गांधी का चेहरा अगर इंदिरा गांधी से मिलता जुलता है तो ऐसा नहीं कोई इंदिरा गांधी हो जाएंगी।
चलिए, उनका ठीक, जो शुक्रिया ओंकार, आपने अपनी बात रखी और आपको ऐसा लगता है कि दरअसल ये जो गठबंधन है इसका फायदा नहीं होगा, इससे फायदा दरअसल विरोधी पार्टियों को मिलेगा। अनिरुद्ध जी, क्या ये मान ले हम कि जो 10 साल जो यूपीए का कार्यकाल रहा केंद्र में, या जो 5 साल का रहा यूपीए 2 का कार्यकाल रहा, और उस दौरान जो भ्रष्टाचार के तमाम मामले उजागर हुए, और अब ये जो 5 साल अखिलेश यादव का, और इसमें भी कई मामले हैं, मुद्दे यहां पर भी कई हैं, पेड़ों से लटकती हुई लाशों का जिक्र हो, या फिर हाईवे पर रेप का जिक्र हो, या और जिस तरीके से कानून व्यवस्था का जो मुद्दा उत्तर प्रदेश में लगातार उठता रहा, क्या ये सारे सवाल अब विपक्षी दलों के हाथ ये मुद्दा भी तो रहेगा कम से कम? देखिए, निश्चित तौर पर मुद्दे भुलाए नहीं जाते हैं, मुद्दे लोगों के सामने लाए जाते हैं। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते हैं वैसे वैसे तमाम मुद्दे उखाड़ करके जनता के सामने पेश किए जाते हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाए जाते हैं। देखिए, मैं फिर वही बात कह रहा हूं कि चुनाव के दौरान क्या मुद्दा उछलता है और वो किसको फायदा पहुंचा देता है, ये बहुत मायने रखता है। 15 दिन के अंदर पूरा का पूरा चुनाव परिवर्तित हो जाता है। देखिए अनूप, आज किसी को याद नहीं होगा कि उस समय कैब के चीफ कौन थे, जिनकी वजह से कांग्रेस के कार्यकाल के तमाम भ्रष्टाचार के मुद्दे उजागर हो गए थे उस समय, लेकिन वो बहुत चर्चा में थे। कौन कौन से भ्रष्टाचार के आरोप कांग्रेस पे लगे थे, ये भी शायद ये भी लोग भुला। बहुत संक्षेप में अगर हम अनिरुद्ध जी आपकी बात को समझ रहे हैं, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि दरअसल समय इतना हो जाता है कि राजनीति में मुद्दे इतने ज्यादा भी हो जाते हैं कि पुराने जो मुद्दे हैं उन्हें जनता धीरे धीरे भूल जाती है, और बहुत कम समय में भी नए मुद्दों से हवा जो है वो बन जाती है। लखनऊ से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, जुबैर, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस के जनमंच में। क्या राय है आपकी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के इस गठबंधन की नई सुगबुगाहट पर? जुबैर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी जी। हाँ, अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए, अपनी बात रखिए। जी जी। पहले तो आपके इंडिया वॉइस को स्वागत है। जी जी जी। हेलो। जी जी। जुबैर, अपनी बात रखिए। हम ये कह रहे हैं जो समाजवादी और जो कांग्रेस में गठबंधन की बात है, तो अब तो ये जो समाजवादी कार्यकर्ता रोज उनके दरवाजे जा रहे हैं, और अभी उनका जो सम्मेलन हुआ था उन्होंने आप भी को वहां से ढकेल दिया था, हटा दिया था। खैर, नेता की तो कोई जात नहीं होती, इसलिए वो फिर चले गए उसमें। लेकिन अगर इनका गठबंधन होगा और फील्ड में हम जो मेहनत कर रहे हैं कांग्रेस के लिए अच्छे दिल से, तो इनका तो और नुकसान होगा। हम लोग निर्दलीयों को वोट देंगे, क्योंकि ये भगवान तो है नहीं, ना अखिलेश भगवान है, ना ये राहुल गांधी। तो ये ऐसे का तनख्वाह भेजते हैं क्या हम लोगों को, कार्यकर्ताओं को, जो ऐसे अपने आप गठबंधन कर लेंगे बिना हम लोग के राय से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर, आपने बहुत बुनियादी सवाल उठाया है। सवाल तो अनिरुद्ध जी ये भी है ना कि जो कार्यकर्ता, जो वर्कर हैं पार्टी के, चाहे वो समाजवादी पार्टी के ही हों, अखिलेश गुट के, या फिर वो कांग्रेस के हों, जो तैयारी कर रहे हैं बीते 4.5-5 सालों से या उससे पहले से भी, उनमें तो एक बहुत बड़ी निराशा का भाव है, और कहीं ना कहीं ये भी तो एक फैक्टर होगा ना कहीं ना कहीं हारने या जीतने में। देखिए, बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जो असंतुष्ट कार्यकर्ता होते हैं या असंतुष्ट जो टिकट मांगने वाले लोग होते हैं, वो निश्चित तौर पर उस पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। यहीं पर चुनावी मैनेजमेंट काम करता है कि कैसे आप ऐसे लोगों को संभालते हैं। जैसा कि अभी एक दर्शक जो जुबैर कह रहे थे, मुझे ऐसा लगता है शायद वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, लेकिन जब ये चुनाव के दौर आते हैं ना और उनके नेता बाहर निकलते हैं, जब वो अपील करते हैं कि आप ये हम सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए ऐसा कर रहे हैं, हम अच्छी सरकार बनाने के लिए गठबंधन कर रहे हैं, तमाम ऐसे भावनात्मक मुद्दे उछाले जाते हैं और लोगों को समझा लिया जाता है। तो देखिए, वही पार्टी सफल होती है जो अपने असंतुष्ट नेताओं को या कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करती है किसी भी तरीके से। तो ये जो सत्तारूढ़ दल में जो लोग होते हैं उनके लिए थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाता है, या जो लोग काफी दिनों से चुनाव की तैयारी में लगे होते हैं उनके लिए निश्चित तौर पर ये मुश्किल होता है। कांग्रेस के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि उसका सभी जिलों में, सभी विधानसभा सीटों पर उसका एक अपना संगठन है, लोग काफी सालों से तैयारी भी कर रहे थे और चुनाव भी लड़ रहे थे। तो कांग्रेस के लिए निश्चित तौर पर यह मुश्किल होगा अपने पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को समझाना कि ये जो चुनावी गठबंधन है ये उनके फायदे के लिए हो रहा है,
ये निश्चित तौर पर बिल्कुल, कांग्रेस अगर के इसे लिए थोड़ा सा मुश्किल अलग होगा। अलग तरीके से हम समझें अगर अनिरुद्ध जी, तो क्या अकेले अगर अखिलेश यादव अपने गुट के साथ अगर अकेले चुनाव मैदान में उतरते तब वो कितनी बड़ी चुनौती होते बीएसपी, बीजेपी या कांग्रेस के लिए, या अब जब वो गठबंधन के साथ जा रहे हैं तब कितनी बड़ी चुनौती होंगे खासकर बीएसपी की अगर हम बात करें तो? देखिए, जैसा पहले हम लोग बात कर रहे थे कि जो तैयारियों में है बीएसपी काफी आगे है, और बीएसपी लगातार ये बात कहती है कि समाजवादी पार्टी में बिखराव चल रहा है और इसलिए मुस्लिम खास तौर पर वो बीएसपी को वोट करें, समाजवादी पार्टी की किसी गुट को वोट न करें, कांग्रेस को वोट न करें। यानी कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटों का कंसोलिडेशन बीएसपी अपनी तरफ करना चाहती है। तो बीएसपी के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती होगी अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन होता है, क्योंकि ये दोनों गठबंधन कर ही इसीलिए रहे हैं कि अल्पसंख्यक वोटों का बिखराव ना हो, या जो समाजवादी पार्टी से छिटक करके वोट बीएसपी की तरफ जा रहा है वो बीएसपी की तरफ ना जाए। तो निश्चित तौर पर ये गठबंधन सबसे बड़ी जो चुनौती है वो है कांग्रेस के लिए। दूसरा, जहां तक बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को पता है कि उसको मुस्लिम मतदाताओं का वोट नहीं मिल रहा है, ये उसे क्लियर है। इससे बीएसपी को फायदा हो सकता है, थोड़ा बहुत जरूर मिल जाए बीजेपी को, माफ करिएगा, बीजेपी को थोड़ा सा फायदा जरूर मिल सकता है कि उसको ये कहने का मौका मिल जाएगा कि देखिए ये सारे लोग एक साथ आ गए। तो ऐसे में दो बातें यहां समझ में जो मुझे आती हैं, चुनौती अगर ये गठबंधन बनता है तो चुनौती बीएसपी के लिए ज्यादा है, फायदा इसमें इस गठबंधन को होना है, क्योंकि अखिलेश मुलायम सिंह से अलग होने के बाद जो कुछ खोएंगे वो कांग्रेस से गठबंधन करके पा लेंगे, गठबंधन में उनको वो चीजें मिल जाएंगी। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं हरियाणा से, चंद्र प्रकाश। चंद्र प्रकाश जी, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस के जनमंच में। क्या राय है आपके, अब जब उत्तर प्रदेश में चुनाव की सभी जो तारीखें हैं वो ऐलान हो चुकी हैं और अब उससे ऐन वक्त पहले कांग्रेस और अखिलेश गुट हाथ मिला रहे हैं? देखिए, यदुवंशियों की लड़ाई में मैं ये देख रहा हूँ अखिलेश क्या कर रहा है। जो ना हुआ अपने बाप का वो कहाँ से हो जाएगा आपका। जो अपने पिता का नहीं हो रहा तो वो जनता का तो हो ही नहीं सकता, भले वो विकास के मुद्दे उठा रहा है। परंतु मायावती बिल्कुल नहीं आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि वो जो है ना है कि उसका जो नारा है, मैंने पिछली बार भी कहा था, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, तो ये नारा देती है। और स्वर्ण जाति जो उत्तर प्रदेश के खास तौर पे ब्राह्मण यदि मायावती को वोट देते हैं तो मेरे हिसाब से वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारे, अपने बच्चों के भविष्य को धूमिल करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्र प्रकाश जी। लेकिन हम आपको बता दें, बीएसपी ने ये भी नारा दिया था कि हाथी नहीं गणेश हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। लेकिन अनिरुद्ध जी जो सवाल चंद्र प्रकाश उठा रहे हैं और जो मुहावरे का उन्होंने जिक्र किया कि जो ना हुआ बाप का वो कैसे होगा जनता का, क्या विपक्षी दल, विरोधी दल क्या इसे भी मुद्दा बना सकते हैं? देखिए, मुद्दा पहले ही बनता भी रहा है, ऐसा नहीं है, इसको बहुत भुनाया गया इस मुद्दे को, और शायद इसीलिए मायावती इस बात को समझ चुकी थी और 2007 में उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला लागू किया था और वो सफल भी रहा था। पूर्ण बहुमत की सरकार मायावती ने बनाई थी 2007 में। तो सीधे सीधे तौर पर ये कहा गया था कि उसमें दलित और ब्राह्मण का जो गठजोड़ हुआ था उसी के चलते बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी थी। तो मायावती ने इस सोशल इंजीनियरिंग का बहुत ही सफलता पूर्वक बिल्कुल, और इस बार फिर एक बार मायावती कहीं ना कहीं एक ऐसी ही सोशल इंजीनियरिंग कर रही हैं और इस बार उन्होंने दलित के साथ मुस्लिम का गठजोड़ बैठाने की कोशिश की है। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं देहरादून से, शैलेंद्र। शैलेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस के जनमंच में। क्या राय है आपकी? सर जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि जब सरकारी कर्मचारी के लिए इन्होंने 58 साल 60 साल की उम्र डिक्लेयर कर रखी है, तो इतने बुढ़े बुढ़े जैसे मुलायम सिंह यादव 70 साल के आसपास, तो अब भी सीट से चिपके पड़े, क्या कारण है, क्या वजह है ये? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेश, आपने एक बड़ा ही बुनियादी सवाल उठाया। ये तो सवाल अब कम से कम अनिरुद्ध जी, राजनीति के अंदर तो ये बड़ा ही बेमानी हो गया है कि जो आम लोगों की रिटायरमेंट की उम्र जो 58 और 60 साल होती है, लेकिन राजनीति में हम 80, 90 और 95 तक, जब तक की राजनीति से तभी सेहत हमारी मना ना करे, जब तक हम राजनीति में डटे रहते। बहुत संक्षेप में देखिए, ऐसे लोगों के लिए ही नरेंद्र मोदी ने मार्गदर्शक मंडल बनाया है, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी या यशवंत सिन्हा जैसे तमाम जो पुराने नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, मैं वरिष्ठ नेता कहूंगा, उम्र दराज, उनके लिए ये मार्गदर्शन मंडल बनाया गया है। ये इशारा है नई पीढ़ी का पुरानी पीढ़ी के लिए, जो सत्ता और कुर्सी या पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। नहीं है। अखिलेश यादव ने भी
अपने पिता के लिए संरक्षक का पद इजाद कर दिया है, जो लोगों को समझ जाना चाहिए। आज की तस्वीर लेकिन नेताजी मानने के लिए तैयार नहीं है। जो हकीकत है उसे स्वीकार अब भी नहीं कर रहे हैं हमारे बुजुर्ग। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी एक पहल की है और उसके बाद अखिलेश यादव उसे फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं। लखनऊ से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आशीष द्विवेदी। आशीष, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस के जनमंच में। क्या राय है आपकी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के इस नए गठबंधन पर? हमारी ये राय है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन में सबसे ज्यादा फायदा किसी को अगर दिख रहा है तो वो समाजवादी पार्टी को दिख रहा है, क्योंकि धरातल पर कांग्रेस का कोई भी वोट बैंक नहीं है और जो भी वोट बैंक है वो समाजवादी पार्टी का है। और रही बात मुसलमानों की, तो मुसलमान वहीं तो वोट करता है जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को कोई हराने की स्थिति में होता है। और कांग्रेस में इतना दम नहीं है प्रत्याशियों में, जो मेरे हिसाब से जो प्रत्याशी कुछ स्थानों को छोड़ के, कि वो कहीं ना कहीं इनके प्रत्याशियों को हरा पाए। तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी को पूरा फायदा मिलेगा, इस गठबंधन को बढ़त मिलेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष इस तमाम बातचीत के लिए आपका। और जो सवाल अनिरुद्ध जी अभी आशीष ने उठाया कि दरअसल जो बीजेपी को हराएगा उसकी तरफ मुस्लिम जाएंगे, लेकिन हम क्या माने कि ये जो गठबंधन है इसका सीधा मुकाबला पहले है किससे? इसका सीधा मुकाबला विपक्षी दल बीजेपी बीएसपी से है या फिर बीजेपी से? क्योंकि अगर सीटों का अंतर हम देखें तो 80 सीटें विधानसभा में बीएसपी की हैं और 40 बीजेपी की हैं। बीजेपी को मेहनत ज्यादा करनी है मायावती से। देखिए, बीजेपी को मेहनत भी करनी है और बीजेपी के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है नरेंद्र मोदी के चेहरे की प्रामाणिकता को साबित करने की। नरेंद्र मोदी का जो चेहरा है उसको लेकर के बीजेपी उत्तर प्रदेश के चुनाव में जा रही है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान 71 सीटें बीजेपी को मिली थी। तो ऐसे में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि जो बहुमत लोकसभा चुनाव के दौरान यहाँ की जनता ने जनादेश दिया था उसको ये साबित करें कि उनके साथ जनता आज भी है, 2 साल बाद भी जनता उनके साथ खड़ी है। ये साबित करना बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है और बिना चेहरे के बीजेपी जब चुनाव लड़ रही है, ऐसे में ये बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती हो जाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे का जो अक्स है उसे यहां पर साबित करना है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। बदायूं से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, रणबीर सिंह। पृथ्वी सिंह, पृथ्वी स्वागत है आपका इंडिया वॉइस के जनमंच में। क्या राय है आपकी? मेरी ये राय है कि जो हमारे अखिलेश जी है इस समय यूपी के हीरो है। अच्छा। और हेलो जी हेलो जी पृथ्वी सिंह, आप अपनी बात रखिए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये समय अखिलेश यादव जो है भले ही पिताजी से नाराज है या कोई भी और भी नाराज है। हेलो जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पृथ्वी सिंह, आपने अपनी बात रखी। और अनुज जी, ये तो इस तरीके की भी मिलीजुली प्रतिक्रिया आती हैं और तमाम सर्वे भी बता रहे हैं कि जब से समाजवादी पार्टी के अंदर अंतर्कलह खुलकर उजागर हुई है, इसमें घटा कुछ भी हो लेकिन अखिलेश यादव का जो कद है वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में बढ़ा है। बिल्कुल बढ़ा है। अखिलेश यादव का कद निश्चित तौर पर बढ़ा है। वो न केवल समाजवादी पार्टी के अंदर बढ़ा है बल्कि समाजवादी के पार्टी के बाहर भी राजनीतिक हलकों में उनका कद बढ़ा है। आप सिर्फ इस बात की कल्पना जरा करिए कि जब समाजवादी पार्टी में फैसला आएगा इस बात को लेकर कि असली मालिक कौन है इस पार्टी का, अगर अखिलेश यादव जीत जाते हैं तो अखिलेश यादव न केवल पार्टी के सर्वे सर्वा हो जाएंगे बल्कि पार्टी के बाहर भी राजनीतिक हलकों में बात कही जाएगी कि मुलायम सिंह जैसे धुरंधर को हरा कर अखिलेश यादव ने अपनी जगह बना ली। तो अखिलेश यादव का कद तो निश्चित तौर पर बढ़ा है। और अगर कांग्रेस से गठबंधन होता है तो अपनी पिता की छत्र छाया से बाहर निकल करके अपनी अकेले की राजनीति करेंगे, जिसमें उनका अक्स होगा, उनकी नीतियां होंगी, अखिलेश यादव की विचारधारा होगी और सबसे बड़ी बात अखिलेश यादव की मर्जी होगी। बिल्कुल, जिस मर्जी को लेकर के ये पूरा जो कलेश है वो कहीं ना कहीं शुरू हुआ। लेकिन अनिरुद्ध जी, जो तेवर मुलायम सिंह यादव दिखा रहे हैं और जिस तरीके से कल भी वो कह रहे थे कि मेरे पास बचा क्या है, मैंने तो अपना सब कुछ दे दिया, मेरे पास जो है वो आप कार्यकर्ता हैं, अगर इस तरीके की भावनात्मक अपील के साथ मुलायम भी अगर टस से मस होने को तैयार ना हुए और अगर उन्होंने भी क्या लगता है कि अखिलेश के खिलाफ आकर मुलायम सिंह यादव चुनाव में भी खड़े हो जाएंगे? देखिए अनूप, मुलायम सिंह यादव के पास कुछ बचा हो या ना बचा हो, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि एक चीज उनके पास अब नहीं बची है, वो है उनकी उम्र। अच्छा। और ये बात समझ लेनी चाहिए। हम ये बात नहीं कह रहे हैं बल्कि हमारे कार्यक्रम में जितने भी दर्शकों की राय
मैं पिछले एक हफ्ते के दौरान से सुन रहा हूं, हर कोई ये कह रहा है कि मुलायम सिंह यादव को अब अपनी सत्ता अपने बेटे को सौंप देनी चाहिए, क्योंकि वो युवा पीढ़ी के नेता हैं और मुलायम सिंह यादव की उम्र जा रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो छोड़ दें, लेकिन अभी एक दर्शक ने बात कही थी कि हमारे देश के राजनेता रिटायर क्यों नहीं होते हैं, 80 साल के हो जा रहे हैं, 85 साल के यही हो जा बुनियादी रहे हैं। सवाल है कि आखिर रिटायर अपने आप क्यों नहीं होते हैं, क्यों सत्ता हस्तांतरित नहीं करते हैं, क्यों स्थिति ऐसी आ जाती है, मंडल में डालना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, सवाल तो ये ना, क्यों स्थिति ऐसी आ जाती है कि खुद ही उनको संरक्षक मंडल या मार्गदर्शक मंडल में उनको फिट करना पड़ता है, आखिर खुद क्यों रिटायरमेंट नहीं लेते, ऐसी नजीर कोई बुजुर्ग नेता आखिर क्यों नहीं देते। संभल से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, रामवीर सिंह। रामवीर, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस के जनमंच में, क्या कहना चाहते हैं आप? चलिए, संपर्क उनसे कट गया है और सवाल जो है लगातार यही बना कि यूपी विधानसभा चुनाव की में गठबंधन अब उतरने की तैयारी में है और अखिलेश के साथ अब राहुल गांधी हाथ मिला सकते हैं, और ऐसे में सवाल कई उठ खड़े हो रहे हैं। एक सवाल डिंपल यादव और प्रियंका गांधी को लेकर के भी है। डिंपल यादव भी, अनिरुद्ध जी, काफी समय हो गया आप समाजवादी पार्टी में, या कहें कि भारतीय राजनीति में, क्या लगता है कि अब डिंपल यादव के लिए भी सही समय होगा जब सर्वे सर्वा पार्टी के अखिलेश यादव होंगे, तभी उनको भी मौका मिलेगा अपने आप को पूरी तरीके से भारतीय राजनीति में आजमाने का? देखिए अनूप, डिंपल यादव आंतरिक तौर पर काफी सक्रिय हैं। पिछले अगर 2.5 साल के दौरान जो उनकी एक्टिविटीज हैं अगर वो देखी जाएं तो वो काफी ज्यादा एक्टिव रहती हैं। काफी ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव को सलाह भी देती हैं और पार्लियामेंट में भी थोड़ा थोड़ा उन्होंने बोलना सीख लिया है, राजनीति को सीख रही हैं। ऐसे में अपने पति को काफी ठीक ढंग से, मुझे ऐसा लगता है कि सलाह और सहायता दोनों कर रही हैं। जो फिलहाल गठबंधन तैयार हो रहा है और जो विधानसभा चुनाव की अखिलेश यादव की जो रणनीति तैयार हो रही है, उसमें डिंपल की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका, और वो चीजें नजर भी आती हैं, चाहे वो स्लोगन की बात हो या फिर जो पोस्टर जिस तरीके से अखिलेश यादव को लेकर अब डिजाइन हो रहे हैं, और अब ये नजर भी आने लगेंगे। चुनाव बहुत नजदीक है और कल चुनाव आयोग स्थिति साफ कर देगा और अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के जो 2 रास्ते हैं उसमें स्थिति क्लियर हो जाएगी कि साइकिल की सवारी आखिर करता कौन है, और अगर साइकिल फ्रीज होती है तो फिर रास्ते आखिर बनेंगे क्या। लेकिन इन सबके बीच बड़ी खबर यह है कि एक चीज तो तय हो गई है कि अब कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी इस गठबंधन के साथ चुनाव मैदान में उतरने के लिए तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिरुद्ध जी, आपने समय निकाला और आपने अपनी जो राय है वो आपने इस पर रखी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इंडिया वॉइस के जनमंच में अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।